डियर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम के लिए फिजिक्स से टॉपिक डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2, 3, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट में लिख रहे थे कि मैम इस टॉपिक का वीडियो जल्दी से प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो लीजिए बच्चों, आपके डिमांड पर आपकी मैम ने जल्दी से प्रोवाइड कर दिया है आपको फटाक से। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 क्वेश्चंस कराऊंगी अभी आपको, तो आपको भी लगेगा कि ये क्वेश्चंस करने के बाद न्यूमेरिकल भी आप बना पाएंगे और कहीं से कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। और क्लास अगर अच्छी लगे बच्चों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और बने रहिए अपनी मैम के साथ। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो देखिए, क्लास में सबसे पहले आपकी मैम क्या करती हैं, आपको सिलेबस दिखाती हैं। तो फटाक से सिलेबस देख लीजिए आप लोग। यही है सिलेबस आपका, इतना ही सिलेबस में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यही टर्म 2 का सिलेबस है, इसी में से क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो सिलेबस आपको दिखा दिया कि ये सिलेबस है बच्चों, बस इतना ही से पढ़ना है आपको टर्म 2 एग्जाम के लिए, इससे ज्यादा नहीं जाना है आपने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और एक टिप्स आपको देती हूँ बच्चों कि बच्चे बहुत हड़बड़ा जाते हैं, आप लोग वैसे हड़बड़ाइए नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। यहाँ पे होता क्या है, जैसे मैं आपको 12 क्वेश्चन कराती हूँ तो ऐसा थोड़ा ही है कि 12 ही क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ जाएगा, आ गया हूबहू। चूंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो लड़ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, ऐसा है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो लड़ता ही लड़ता है, ये बात सही तय है। इसीलिए मैंने जो भी आपको अभी तक पढ़ाया वो प्रीवियस ईयर से ही पढ़ाया। ठीक है, और दूसरी बात कि देखिए, ये आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे होता क्या है ना कि एक ही क्वेश्चन को लिखने का अंदाज अलग अलग हो जाता है, अपना तरीका अलग अलग हो जाता है। तो मैंने अक्सर आपको दिखाया है कि इस एक क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आप हर एक तरीके से तैयार रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से आंसर कीजिएगा। आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। डोंट वरी, जरा भी घबराए नहीं, जरा भी परेशान नहीं हो। अगर आपने सारा चैप्टर पढ़ा हुआ है, सारा कुछ पढ़ा हुआ है, बहुत सारे बच्चे डेरिवेशन को लेकर परेशान हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन क्या पूछेगा आपको, डेराइव करने तो पूछेगा ही कुछ नहीं, छोटे छोटे डेरिवेशन पूछेगा। ठीक है, जो आपकी मैम आपको बता रही है बराबर। चलिए, बहुत लंबी बात हो गई, बात इतना इसलिए कर रही हूँ आप लोगों से क्योंकि बच्चों का कमेंट देख रही हूँ और मुझे लगता है कि बच्चे चाहते हैं, बच्चों को कुछ ऐसा चाहिए जो कि वो समझ पाए, उनके दिमाग में आ पाए कि हाँ काम हो चुका है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें नहीं है। बस यही है बच्चों की कुछ समय पहले मेरे हाथ में कुछ थोड़ा माइनर फ्रैक्चर टाइप का हो रखा है, जिसकी वजह से बहुत फ्रीक्वेंट वीडियो नहीं आ पा रहा है मेरा, तो उसके लिए सॉरी है आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूँ हमेशा। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज डी ब्रॉगली वेव, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स वेवलेंथ। ठीक है, तो देखिए, कहता है कि डी ब्रॉगली वेव क्या है उसको डिफाइन कर देना है और आपको वेवलेंथ का एक्सप्रेशन बता देना है। तो क्या क्या, वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल, बस याद हो गया, वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, मूविंग पार्टिकल्स का जो वेव होता है वो क्या होता है, डी ब्रॉगली वेव कहलाता है। लेमडा से इसको डिनोट करते हैं। वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव इक्वल्स टू h/p, p इक्वल्स टू मोमेंटम है, यहाँ पे p इक्वल्स टू मोमेंटम है, देखिए यहाँ लिखा है मैंने। ठीक है, तो h/mv हो गया, तो h इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, p इक्वल्स टू mv। mv का मतलब वही जो आप पढ़ते हैं ना, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। बस इतना ही आपको करना, ये 2 मार्क्स का आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो सकता है आ जाए, क्योंकि डी ब्रॉगली इक्वेशन इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो डी ब्रॉगली है, वर्क फंक्शन है, आइंस्टीन इक्वेशन है, बस नथिंग। इसके बाद आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है अगर उतना आपने कर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ रेफरेंस टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप लोग जानते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन टू रिक्वायर्ड टू काउज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट होता है, जैसे देखिए यहाँ फिगर भी बनाया था मैंने, ये जो आप देख रहे हैं मेटल, मान लीजिए ये जैसे मेटल सरफेस है, मेटल है ना, इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है उसका वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि फोटो इमिशन करवाए।
ठीक है, रिक्वायर्ड हो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन का, तो उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर होता है ना कि आपका जो रिएक्टेंट है वो एक थ्रेशोल्ड आपका एक्टिवेशन एनर्जी गेन करता है तब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जस्ट लाइक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वही है कि मेटल सरफेस पे आने वाला इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी मिनिमम उतना होना चाहिए जब जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कराए, दैट इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखते हैं वर्क फंक्शन। तो देखिए वर्क फंक्शन क्या कहता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो कहलाता है हमारा वर्क फंक्शन। ठीक है, जिसे डिनोट करते हैं आप साई 0 से या W से भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कहीं दिखेगा कहीं ये भी दिखेगा। ठीक है, तो देखिए इसलिए क्या करेंगे, साई 0 इक्वल्स टू h न्यू, जहां ये क्या है हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये h हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो प्लांक्स कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, निश्चित है। ठीक है, अब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। इसे V0 से दिखाते हैं, तो V0 इक्वल्स टू h बाई ई भी माइनस वर्क फंक्शन बाई ई, जहां h प्लांक्स कांस्टेंट, E एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यू इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और साई 0 इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। ठीक है, तो ये जो आप डेरिवेशन देख रहे हैं आगे एक आएगा छोटा सा डेराइव करने के लिए जिसमें आपको दिखा दिया जाएगा कि ये कैसे आया। यहाँ पे सिर्फ डिफाइन करना था तो उसको डिफाइन करके जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया और ये सब आएगा कितने 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स में आएगा, तीनों डिफाइन करेंगे और उसका एक एक डेराइव ये दिखा देंगे कि ये होता है रिलेशन। ठीक है, बात आ गई समझ में आपके, तो ये हो गया 3 चीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल स्टार मार के रखा है मैंने ताकि आपको बताते वक्त ध्यान से बता दूंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मेरी नजर इस क्वेश्चन पे जा रही थी तो इसलिए ध्यान से इसको करिएगा, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। सो दैट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी ई इज गिवन बाय रिलेशन दिस। ठीक है, ये रिलेशन बनाना है आपको, तो करना क्या है, चूंकि यहाँ पे देखिए एक चीज है एनर्जी की बात कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि E है तो हाफ mv² इक्वल्स टू E, तो हाफ mv², मुझे mv का बराबर p होता है, p लाना है तो mv बराबर p, तो ऊपर तो v² है, m² तो था नहीं तो ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी m से डिवाइड कर दिया, तो हो गया ये हो गया m² v², जहां पे हम p² लिख सकते हैं, ये बच गया 2m, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो p² इक्वल्स टू 2me हो गया। ठीक है, तो p इक्वल्स टू p² हटेगा तो रूट ओवर चढ़ जाएगा 2me, जहां E क्या है काइनेटिक एनर्जी है। नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी होता है, h बाई पी, तो लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी के जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, आप मान लें कि ये फर्स्ट है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट p इक्वल्स टू रूट अंडर 2me, है ना, तो ये हो गया, है ना, तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, इसलिए बार बार कहती हूँ बच्चों की वीडियो पूरी देखिए ताकि होता क्या है ना कि स्टार्टिंग में जो बातें रह जाती, होता है क्वेश्चन शुरू किया तो कुछ दिमाग से स्लिप कर जाता है, टीचर्स के भी ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो वो चीज फिर बाद में किसी क्वेश्चन पे दिमाग में आ जाता है तो अचानक से वहां पे बता दिया जाता है कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है A proton and electron have same kinetic energy. Which one has smaller de Broglie wavelength and why? तो देखिए यहाँ पे मैंने स्मॉलर पढ़ाया, हो सकता है आपको ग्रेटर भी आ जाए बिगर भी आ जाए, तो दोनों का सॉल्व एक ही तरीके से करना है। ठीक है, सिर्फ बात समझ जाइएगा कि मैंने यहाँ अगर स्मॉलर मेंशन किया तो मैंने क्या कहा, अगर इसको बिगर रहता ग्रेटर रहता तो उसके लिए आपको क्या लिखना होता, दोनों एक ही जगह पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हाफ mv² होता है, ये तो तय है तो तय रहेगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, ऊपर भी m से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी कर दिया, तो m से किया तो m² v² होता है ना, तो mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अभी जस्ट पीछे आपने पढ़ा है m² v², तो इसको लिख सकते हैं ना ऐसा mv का होल स्क्वायर, m नीचे है ही एक, मल्टीप्लाई किया है
ठीक है, ये आपको खुद समझ लेना है कि ये क्या किया गया, इसमें m/m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया गया ताकि कोई वेरिएशन भी नहीं हो, मेरा काम भी हो जाए। m से m कैंसिल हो जाता है, तो ये हो गया, तो p²/m हो गया। लीनियर मोमेंटम p इक्वल्स टू कितना हो गया, √/2m के, जो पीछे अभी जस्ट आपने देखा वही चीज किया है। फॉर पार्टिकल्स पोजेसिंग सेम काइनेटिक एनर्जी, चूंकि यहाँ ऊपर क्वेश्चन में दिया है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारा, सेम है। काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या है, सेम है। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी जब सेम हो गया तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√2m, तो 2 तो कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल तो है नहीं, तो बचा क्या, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब ये आपको पता है कि m इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी लेस देन m प्रोटॉन, क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का निशान है। तो लैम्डा, ये देखिए ये थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया है यहाँ पे, तो ये लैम्डा ई है। ठीक है, तो लैम्डा ई वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा पी हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली है। ठीक है, समझ रहे हैं, इनवर्स है इसलिए। प्रोटॉन हैज स्मॉलर डी ब्रॉगली वेव लेंथ, प्रोटॉन हैज स्मॉलर डी ब्रॉगली वेव लेंथ। इसी को जस्ट उल्टा अगर पूछा जाता है किसका ग्रेटर है, तो आप बोलते इलेक्ट्रॉन हैज बिगर डी ब्रॉगली वेव लेंथ। बात आ गई समझ में आपके, बनाने का तरीके में कोई फर्क नहीं था, बनाएंगे इसी तरीके से। क्वेश्चन पूछने के तरीके में फर्क होता है, स्मॉलर पूछ सकता है, बिगर पूछ सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन हो सकता है आ जाए। ड्रॉ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखिए ग्राफ वाला क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाता है कभी कभी, तो बनाना आना चाहिए आपको, इसलिए इस क्वेश्चन को मेंशन किया। छोटा है बट देखिए, अगर ये प्लॉट करना है क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी के ये में वर्सेस, तो देखिए सबसे पहले लैम्डा इक्वल्स टू h/, इतना आपने अभी जस्ट देखा है पीछे, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो ये जब कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी से वेरिएशन कैसे होगा, इनवर्सली वेरिएशन होगा, यानी लैम्डा ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी नीचे जाएगा। ठीक है, ग्राफ समझ गए आप कैसे ग्राफ है, लैम्डा ऊपर जा रहा है यानी वेवलेंथ बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, काइनेटिक एनर्जी घट रहा है ना। तो देखिए कैसे होता है, यहाँ पे ये लैम्डा यहाँ है तो इसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ आएगा, समझ रहे हैं, समझिए कैसे समझा जाता है। यहाँ लैम्डा हाई पे है तो काइनेटिक एनर्जी पीछे है, यहाँ पे लैम्डा जब थोड़ा सा नीचे आया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, और यहाँ पे क्या है, लैम्डा का वैल्यू नीचे के तरफ कम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इधर बढ़ रहा है, लैम्डा ऊपर की ओर बढ़ रहा है, लैम्डा ऊपर बढ़ रहा है, तो लैम्डा यहाँ नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तो इनवर्स रिलेशन का मतलब यही होता है कि जब ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। ठीक है, बात आ गई समझ में कैसे ग्राफ बनता है, तो ग्राफ भी समझिए। इसलिए इस क्वेश्चन को मतलब मैंने सोचा कि नहीं बताऊं, छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चे सोचेंगे 2 मार्क्स में कैसे आएगा, बट आ सकता है बच्चों आपको समझने के लिए। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट आपके पास कितना है ये समझने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको एकदम से कर लेना बच्चों। ठीक है, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर 2 photosensitive metal A and B, which one of two has higher value of work function, justify your answer। अब आपसे कह दिया कि 2 मेटल A B ले लीजिए जो कि फोटोसेंसिटिव है। अब आपको क्या करना है कि मतलब वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ बनाना है, और आपको बताना है कि मेटल ए और मेटल बी में किसका वर्क फंक्शन हायर होगा, और जस्टिफाई भी करना होगा अपने आंसर को, बताना नहीं है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये ग्राफ दे रखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ आपको मिलेगा क्योंकि ग्राफ शोज द वेरिएशन, तो ग्राफ शोज द वेरिएशन मीन्स कि ग्राफ दिया हुआ है, मैंने आपको देख के बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ आपको दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि ये मेटल बी है, मेटल बी, ये है मेटल ए, है ना। तो ये इसको डैश से दिया है, इसको डैश नहीं लगा के दिया है। ठीक है ना, तो ये आगे की ओर बढ़ा है तो यहाँ ये वर्क फंक्शन के फॉर्म में आ गया, ये फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रहा है और ये ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल जा रहा है मतलब। ठीक है, तो यहाँ देखिए
तो यहाँ देखिए मेटल ए बिकॉज ऑफ हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर इट। देखिए यहाँ पे मेटल ए जो है इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किधर की ओर बढ़ रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ग्राफ इधर आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो मेटल ए का क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अधिक है, और जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अधिक है उसका ही वर्क फंक्शन भी हायर होगा। ये दिमाग में रखें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अधिक है तो उसी का आपका वर्क फंक्शन हायर होगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये आपने देख लिया कि ये ग्राफ दे रखा था तो उसे क्या करना है, बस ग्राफ को देख के समझना है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल ए अधिक है, इसलिए वर्क फंक्शन भी इसका हायर होगा और मेटल बी का लोअर होगा। ऐसा होता क्यों है, रटना नहीं पड़ेगा आपको। अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन पे जब आप पहुंचेंगे तो वहां आपको क्या बताया था, वर्क फंक्शन इक्वल्स टू एच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये बताया है ना पहले वाले क्वेश्चन में। तो ये जितना ज्यादा रहेगा, ये तो बेचारा प्लांक्स कांस्टेंट है, ये क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है ना, तो ये अगर ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अधिक है तो वर्क फंक्शन भी अधिक होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अधिक है तो वर्क फंक्शन अधिक होगा। कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आपको मैंने शुरुआत में कहा है बच्चों कि पूरा क्लास जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तब आपकी समझ में आ जाता है कि क्या कहाँ कैसे बताया गया। ठीक है, तो इसको याद तो रटना नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन स्टेट क्लियरली द 3 साइलेंट फीचर्स ऑब्जर्व्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख लिया आपने कि राइट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको लिखना है, उसका 3 फीचर्स बताना है, और आपको क्या करना है, आपको फोटो इलेक्ट्रिक विच कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ अबव इक्वेशन, मतलब 3 फीचर्स बताना है जो कि एक्सप्लेन हो जो आपने इक्वेशन लिखा है उसके बेसिस पर। ठीक है, जो इक्वेशन हम लिखेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये होता है के मैक्सिमम, ये काइनेटिक एनर्जी है, जहां भी लिखा हो के, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो के मैक्सिमम इक्वल्स टू एच वी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वी फाइंड के मैक्सिमम डिपेंड्स लीनियरली ऑन वी ओनली, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। क्या है, के मैक्सिमम जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, वी पे। क्यों, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, किसी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए दूसरी बात क्या पता चल रही है कि के मैक्सिमम मस्ट बी पॉजिटिव होगा, तब एच न्यू ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, तो क्या है, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट। ठीक है, तो सिंस देखिए वर्क फंक्शन इक्वल्स टू क्या है, एच न्यू नॉट होता है ना, इसलिए यहाँ पे जैसे एच फ्रीक्वेंसी लिखा आपने, तो यहाँ पे भी आप एच न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो एच कैंसिल हो गया, तो यही चीज ना आएगा। तो वही दिखा रहा है आपको कि ये ग्रेटर है, तो यहाँ पे न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट हो गया। सो ग्रेटर द वर्क फंक्शन साई नॉट, हायर इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है कि वर्क फंक्शन जैसे ग्रेटर द वर्क फंक्शन होगा, हायर इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्या कहा गया आपको कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, लिख दिया है यहाँ पे मैंने, मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करने के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नीड है, तो ये आप जान ही रहे हैं। तीसरी बात क्या है, ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा ग्रेटर इज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये आप देख रहे हैं कि जितना ज्यादा एनर्जी ऑफ क्वांटा होगा उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपका इमिट होगा। तो ये 3 फीचर्स आपने ऊपर वाला जो इक्वेशन, तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये है, इसको ध्यान रखिए कि मैक्सिमम यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, और इसी के अकॉर्डिंग ये 3 फीचर्स निकल कर सामने आए। जो फीचर्स यहाँ लिखे हैं बच्चे, जो एकदम कॉन्सिक्वेंटली पढ़ा रही हूँ, जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ ना पीछे की तरफ, उसी को फिर से यहाँ पर रिपीटेशन होता है, सिर्फ क्वेश्चन का तरीका चेंज है, बाकी बातें सारी एक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट 1 रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई वेव थ्योरी ऑफ लाइट डजंट सपोर्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी आपको अपना एक रीजन बताना है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके नॉलेज के लिए बताया है मैंने कि आपका नॉलेज बढ़ेगा
तो आप कोई भी क्वेश्चन बनाने में सक्षम हो जाएंगे। क्या है कि रीजन बताना है कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट डज नॉट सपोर्ट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता है, पार्टिकल थ्योरी करता है। ठीक है, पार्टिकल थ्योरी। तो क्यों ऐसा होता है, तो रीजन मैंने लिख दिया है, सिंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए, न कि इंटेंसिटी उस पर डिपेंड करता है। इसलिए आपका क्या है कि फोटो, ये जो आप देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। किस पे किया जा सकता है, पार्टिकल थ्योरी पर किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर 2 डिफरेंट फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स। वही जो पीछे आपने मेटल्स पढ़ा था, इसको यहाँ मटेरियल्स लिख दिया। हैविंग वर्क फंक्शन W1 एंड W2। यहाँ पे वर्क फंक्शन आपको बता दिया कि W1 W2 लिखना है। ठीक है, यानी वर्क फंक्शन को W से दिखाया। ठीक है, जहां W1 ग्रेटर देन W2 है। ऑन व्हाट फैक्ट्स डज द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन्स डिपेंड्स। बात आई समझ में। तो यहाँ पे जैसे ये सारी बातें कह दिया और कह रहा यहाँ पे प्लॉट अ ग्राफ शोइंग, आपको ग्राफ शो करना है, बनाना है। वहां वाले क्वेश्चन में दे रखा था, यहाँ हमें खुद से बनाना है। ठीक है, और बना के स्लोप बताना, इंटरसेप्ट भी बताना है। तो पहले आप ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ बनाया कैसे। तो देखिए एकदम जस्ट पीछे वाला ग्राफ है, ग्राफ जैसे जैसे दिया था वैसे वैसे बना दिया। ये W1 है, ये W2 है। यहाँ आप मटेरियल भी लिख सकते हैं, मेटल 2 मेटल 1 मैंने लिखा है। ठीक है, तो W लिखा क्या था, W1 ग्रेटर देन W2 क्वेश्चन में लिख दिया। ओबियस है W1 का ग्रेटर देन W2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक लाइन एक्स्ट्रा खींच गया था तो व्हाइटनर लगा दिया है, इसलिए आप लोग इस पे ध्यान न दें। ठीक है, ऐसे ही बनाना है आपको, ये नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, तो ये तो चलिए बन गया। ये पीछे जो बनाया ना वही है, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बना लिया ग्राफ, ये बन गया हमारा। हाँ, अब देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मतलब ये हुआ इक्वेशन, चूंकि हमको पता है कि ई भी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू वर्क माइनस वर्क फंक्शन होता है। इससे पहले जहां भी लिखा था ऐसा लिखा था ना आपने वर्क फंक्शन को, फाई नॉट। तो यहाँ W दिया है इसलिए W लिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए दोनों बातें शुरुआत में बता दी थी आपको। तो यहाँ पे क्या करिए, ओवरऑल ई से डिवाइड कर दीजिए। तो ई से जब डिवाइड करेंगे आप तो यहाँ का ई कैंसिल हो जाएगा, तो V0 बचेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल H/E भी फ्रीक्वेंसी माइनस W/E। याद कीजिए मैंने शुरुआत में जो पढ़ाया था आपको एकदम स्टार्टिंग के क्वेश्चन में यही चीज लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये कैसे आया अब आपके समझ में आ गया। आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा और आपने अगर पूरा वीडियो नहीं देखा तो आपको लगेगा अरे यार ये तो याद करना पड़ेगा। याद कहाँ करना पड़ेगा, हो गया यहाँ पे क्लियर कि वो कैसे आया, वो टर्म यहाँ से आ गया, ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो देखिए ये चीज को अब आप ना इसके साथ कंपेयर कीजिए, है ना। y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है ना, तो ये m क्या होता है, स्लोप होता है। c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। m क्या होता है, स्लोप। m क्या होता है, अगर स्ट्रेट लाइन होता है तब, स्ट्रेट लाइन के लिए ये इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री वाला जो मैथमेटिक्स होता है उसमें लीनियर लाइन का इक्वेशन होता है ना, है ना। तो उसमें y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो m स्लोप हो गया, c इंटरसेप्ट हो गया। तो आप इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, तो H/E क्या हो गया हमारा, स्लोप हो गया। तो वही यहाँ पे लिख दिया, स्लोप ऑफ V0 माइनस, मतलब V माइनस नहीं है, वर्सेज ग्राफ फ्रीक्वेंसी ग्राफ H/E। स्लोप डिपेंड्स ऑन प्लांक्स कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है, प्लांक्स कांस्टेंट पे एंड इलेक्ट्रिक चार्ज पे। बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत है इसको बनाने में। बस हाँ, ये आपको याद रखना है, ये वाला चीज। तो इतना मेहनत नहीं है बच्चों, इसको एक बार ही लिखोगे तो याद नहीं होगा। आपने थ्योरी तो कुछ पढ़ा है ना पहले भी, ई भी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब देखिए इंटरसेप्ट जो आपको ऊपर बताया, इंटरसेप्ट क्या होगा, वर्क फंक्शन बाई ई। तो वर्क देखिए यहाँ पे चूंकि प्लस c था ना, इसलिए हमारा इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इसके फॉर्म में लाने के लिए यहाँ प्लस देंगे तो ये पूरा माइनस वाला टर्म लेना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं ना आप कैसे करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में कैसे कंपेयर करते हैं, जैसे y इक्वल्स टू mx प्लस c है तो हम लोग क्या करेंगे, mx तो ठीक है H/E
फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ प्लस लाने के लिए इसका माइनस लेके अंदर जाना होगा ना हमें, समझ रहे हैं ऐसे। तो इंटरसेप्ट हमारा ये हो गया, पॉजिटिव इधर कर दिया, अंदर ये ले लेते इंटरसेप्ट माइनस W0 बटे ई। तो इंटरसेप्ट डिपेंड्स अपॉन द वर्क फंक्शन यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई। ठीक है, तो ये दो बातें आपको करनी थी, स्लोप बताना था, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन बनाना था और डिपेंड्स भी बताना था, किस पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ डिपेंड बता दिया आपने, पहले वाला प्लैंक्स कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा था और इलेक्ट्रिक चार्ज पे दूसरा वाला जो कर रहा था वो बता दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ x इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन को नेग्लिजिबल मान लीजिए। इफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम दिस सरफेस हैव डी ब्रॉगली वेवलेंथ डेल्टा 1, प्रूव दैट डेल्टा इक्वल्स टू 2mc/h डेल्टा 1 स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। तो देखिए क्या करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस के ई। यही के ई इधर आ जाता है तो इधर जाके माइनस हो जाता है ना, जो अभी आपने उधर जो इक्वेशन पढ़ा ना यही था। तो काइनेटिक एनर्जी को ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट से दिखा दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। बात आ रही समझ में आपके? ठीक है, तो वो देखिए कहाँ पे किस चीज का जरूरत है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², फेमस है एकदम। तो चलिए, तो ये हो गया, ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इसको आपको अपने कॉपी पे लिखना है, प्रैक्टिस के लिए रख लेना है। एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क फंक्शन इज नेग्लिजिबल, वर्क फंक्शन को क्या कहा कि ये नेग्लिजिबल है भाई वर्क फंक्शन। तो जैसे ही वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल हो गया तो एच न्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। इसको फर्स्ट मान लीजिए। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू c/λ होता है, आपको पता है ये बात। तो ये h c/λ काइनेटिक एनर्जी लिख दिया है, न्यू बराबर c/λ, यानी फ्रीक्वेंसी बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट बटे वेवलेंथ। अब आपको क्या करना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ1 इक्वल्स टू h/mv। ठीक है, h/p होता है ना, तो हर जगह एक ही चीज नहीं ना लिखेंगे, h/p होता है तो h/mv भी तो हो सकता है, मोमेंटम के जगह mv हो गया। तो h/ देखिए यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, 2mke भी लिख सकते हैं, जो पीछे आपने पढ़ा है वही यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, बस उसको कोरिलेट कीजिए और देखिए कैसे आपका आसान हो जाएगा। तो ये हो गया इतना। तब देखिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन थर्ड। ठीक है, पीछे जो सेकंड था थर्ड में पुट कर दीजिए। तो λ1 इक्वल्स टू h√2m hc/λ होगा। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आपने यही निकाला है ना अभी, hc/λ। तो ये देखिए कैसे बना, इसको ओवरऑल रूट लेने के लिए इसको h² में कन्वर्ट करेंगे तभी तो ये अंदर घुसेगा इस रूट के अंदर। तो देखिए h² इसे कर दिया तो ये रूट ओवर हो जाएगा, क्योंकि रूट से जब बाहर आएगा तो h बाहर आ जाएगा। तो ऐसे चेंज किया जाता है ना, ये मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, कि कुछ फर्क भी नहीं पड़े और हमारा काम भी आसान हो जाए। तो h² में इसको कन्वर्ट किया मैंने, यहाँ स्टेप गैप नहीं किया है, लिख दिया है सिखाने के लिए आपको। h² लैम्डा 2m, ये लैम्डा ऊपर आ गया। ठीक है, 2mch ये h है, हाँ ठीक है ना। अब देखिए क्या करना, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 4 वी गेट λ1 का स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो h² λ/2mch बचा, एक h से एक h कट जाएगा तो h λ/2mc बचेगा। फिर इसको इधर उधर कर दो थोड़ा सा, तो λ इक्वल्स टू 2mch/h λ1 का स्क्वायर रीअरेंज कर दिया। तो यही तो प्रूव करना था ना आपको। तो ये सीखा आपने, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब होगा क्या, ये अगर आपने डेरिवेशन बना लिया, इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो सारा वैल्यू दिया रहेगा, पुट कर देना है, बना लेना है, बन गया आंसर। ठीक है, 11 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। राइट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन स्टेट क्लियरली हाउ दिस इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड यूजिंग द फोटो पिक्चर of electromagnetic radiation. Write the 3 silent features observed in photoelectric effect which can be explained this equation. ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये है हमारा आइंस्टीन इक्वेशन, जो पहले भी देखा है आपने आइंस्टीन इक्वेशन। तो दिस इज आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ 2 पार्टिकल्स। नंबर 1 फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन फोटोन ऑफ रेडिएशन
फॉल होता है किस पे, ऑन द मेटल सरफेस, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटो सेंसिटिव मेटल, है ना। ये दो चीज पे डिपेंड करता है कि ये आपका ये हो गया मेटल और इस पे जो फोटोन गिरता है वो दोनों का इंटरेक्शन होता है, तभी ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है। ठीक है, अब देखिए उन्हीं बातों को फिर से लिखा है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विथ मेटल ड्यू टू रीस्टेरिंग फोर्सेज ऑन द सरफेस। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, देखिए ईच फोटोन इंटरैक्ट्स विथ वन इलेक्ट्रॉन। द एनर्जी एच न्यू ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज यूज्ड इन टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में यूज होता है। आपका जो फोटोन गिरता है मेटल सरफेस पे वो दो पार्ट्स में यूज होता है। अ पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज्ड इन लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस विच इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या इस्तेमाल होता है, देखिए द रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज्ड इन इम्पार्टिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। बाकी एनर्जी कहाँ खर्च होता है, काइनेटिक एनर्जी देने में। मतलब मैंने आपको शुरू में बताया कि सरफेस से तो निकल गया, लेकिन ये मूव कब करेगा, जब उसको एनर्जी एक्स्ट्रा आप देंगे तब, तो वही काइनेटिक एनर्जी इजेक्ट करता है। मतलब बाकी का जो आपका ये है, बाकी का जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी देता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन। दोनों ही इस्तेमाल हो रहा है। जो फोटोन जो एनर्जी आपका यहाँ से आया वो पूरी तरह से क्या हुआ कि आपका वर्क फंक्शन यानी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट कराया और इसको काइनेटिक कराया, तो दोनों को जोड़ के उसके फोटोन के बराबर होना चाहिए। वही है वर्क कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो आपने दिया वो पूरा का पूरा आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो एच न्यू इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए यही लिखते हैं और वर्क फंक्शन के लिए आपने लिख दिया ये। अब देखिए इसको रीअरेंज करेंगे आप तो फिर आपको ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया k मैक्सिमम इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू, ये आ गया यहाँ ऐसा। ठीक है, तो ये आपका ये h को कॉमन कर लीजिए क्योंकि इसके जगह ये लिखा जा सकता है, तो h कॉमन हो गया, तो दिस इज योर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो थ्री साइलेंट फीचर्स ऑब्जर्व्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो k मैक्सिमम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो v ग्रेटर देन इक्वल्स टू v 0, 0 मतलब नॉट लिखेंगे। फोटो द फेनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस व्हेन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी v नॉट फिक्स्ड फॉर गिवन मटेरियल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या है, व्हेन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है, तो बस उसी को किया है। यहाँ h कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल करके ये दिखा दिया कि k मैक्सिमम प्रोपोर्शनल टू v माइनस v नॉट। ठीक है, मतलब यहाँ से आया। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान है, प्रोपोर्शनलिटी का, प्रोपोर्शनल टू लिखना था तो उसको शॉर्टली लिख दिया मैंने वहां पे, प्रोपोर्शनल टू इतना। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो क्या है, द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम in per unit area increases with the increase of intensity of incident light. More number of photons facilitates ejection of more number of photoelectrons from metal surface. आपको सिर्फ यही याद रखना है कि more number of photons facilitates ejection of more number of photoelectrons from metal surface. जितना ज्यादा photons आप डालेंगे उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होगा, इजेक्ट होगा फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो ये बातें आपके आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से पता चलती हैं। ये कैसे किया गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल मैंने नहीं किया इसलिए क्योंकि ये सारी बातें पहले वाले इक्वेशंस में बताई हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसे कुछ भी मतलब बहुत तरीके से क्वेश्चंस को अराइज किया जा सकता है। तो ये लंबा क्वेश्चन था, ये 5 मार्क्स में हो सकता है आए, ठीक है, इसलिए ये करवाया है मैंने। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं, क्योंकि एक ही बात घूम घूम के बार बार आ रहा है, इसलिए लंबा इसको नहीं खींचा, ठीक है। कहीं परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको फटाक से उस परेशानी को मैं दूर कर दूंगी। तो यहाँ पे 11 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है।
स्टार्टिंग में शायद मैंने बोल दिया था 12 क्वेश्चंस, लेकिन 11 क्वेश्चंस ही करना है हम लोगों को। बट 11 क्वेश्चंस के अलावा बहुत कुछ अब इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको न्यूमेरिकल मैंने बता ही रखा है पहले से। तो चलिए ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान से सुने, समझे, करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वही लाइक कर दें और शेयर कर लें अपने ग्रुप में, और बने रहें साथ में अपनी मैम के। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। हाँ, दूसरे क्लास में मैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का डायग्राम, रे डायग्राम सिखाऊंगी फटाक से बनाने के लिए, क्योंकि हो सकता है सैंपल पेपर में दोनों क्वेश्चन मेंशन किया गया है, तो हो सकता है कि कोई एक क्वेश्चन आ जाए आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरे क्लास में। तब तक ले बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।